समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपका हमारे साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में स्वागत करते हैं। शेखर, सवालों से शुरुआत की जाए। मेंबर्स के ही हमें कई सारे सवाल आए हैं इस बार। पहला सवाल आया संकल्प का। ये बोल रहे प्रीति जिंटा पर कांग्रेस के हमले का उद्देश्य क्या था। हल्का लंबा सवाल है। बोल रहे हैं कि उसने वास्तव में एक वैलिड पॉइंट उठाया, मतदाता समूहों के साथ फिर से जुड़ने के लिए मेन स्ट्रीम पार्टियों, विशेषकर खासकर लेफ्ट की ओर से कोई मेल मिलाप के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी अपनी कांग्रेगेशन के अंदर भी असहमतियों को इंस्टेंट डिवोर्स के माध्यम से सुलझाया जाता है। क्या लिबरलिज्म असहमति की स्थिति में भी फ्री स्पीच के बारे में नहीं था? पहले कश्मीर फाइल्स और अब छावा काफ़ी हीटेड डिस्कशंस का कारण बनते नजर आ रहे हैं। क्या उन्हें वाकई सोर सब्जेक्ट्स बनने की ज़रूरत है? क्या कांग्रेस खुद को एक इको चेम्बर पार्टी में तब्दील कर रही है? इसके अलावा चूंकि आपने इस विषय पर एनआई किया था, क्या मध्य वर्ग को भाजपा द्वारा बंधक बनाया जा रहा है या कांग्रेस मध्य वर्ग के मतदाताओं के लिए अपने दरवाजे बंद कर रही है? दुनिया भर में कई अन्य पुरानी पार्टियां मतदाताओं से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं। क्या हर किसी को एक साथ एचआर क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल एक सवाल में पूछ लिए, तो मुझे ये इसको ट्रैक रखना भी मुश्किल हो रहा है। क्या क्या बातें थी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो प्रीति जिंटा की जो बात है, ये बात ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी जिसको कहते हैं जंप द गन, तो कहीं देखा, एक सवेरा टाइम्स मेरे कल कुछ ऐसा पब्लिकेशन है, वहाँ खबर देखी कि उन्होंने यही जो अभी बैंक कोलैप्स हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक, न्यू इंडियन कोऑपरेटिव बैंक कुछ ऐसा नाम है उसका, ये कोलैप्स हुआ, तो उसमें उनका लोन था। तो ये कहा कि क्योंकि उनका लोन माफ कर दिया है बैंक ने, नहीं, कहानी ये थी कि प्रीति जिंटा सडनली, क्योंकि वो 3 बार कुंभ भी गई हैं, तो वो उन्होंने कुछ ट्वीट्स ऐसे डाले जिनसे लगा कि वो मोदी जी की प्रशंसा कर रही हैं या मोदी सरकार की प्रशंसा कर रही हैं। तो वो क्यों कर रही हैं? तो फिर ये लाइन आई कि अच्छा, इसीलिए किया होगा क्योंकि प्रीति जिंटा कभी पॉलिटिक्स पे बोलती नहीं है, और वैसे भी वो कोई ज़्यादा इंडिया से बाहर रहती हैं, बहुत दिन से फिल्मों में भी इतनी एक्टिव नहीं है कि उनका फ्रेंचाइज है, शादी भी विदेशी के साथ करी है, और वैसे भी वो काफ़ी डिग्निफाइड और समझदार इंसान है। तो अचानक उन्होंने ये पॉलिटिक्स में या मोदी सरकार या थोड़ा सा ऐसी बातें जिससे बीजेपी वाले खुश हो क्यों कहना शुरू हुआ, उसका ज़रूर कोई रीज़न होगा। तो कंस्पिरेसी थ्योरी तो लोग ढूंढ रहे थे उसको, लेकिन फिर फ्यूल मिल गया कंस्पिरेसी थ्योरी को, जो आग में तेल डालने की बात, वो एक खबर आ गई कोई पब्लिकेशन में। मैं ये नहीं कहूँगा रेप्यूटेड है नॉन रेप्यूटेड है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कोई बहुत बड़े पब्लिकेशन में नहीं, कि उनका लोन था इसी बैंक से और उसको बैंक ने माफ कर दिया। अब ये सच्चाई है कि लोन था उनका उस बैंक से, ये सच्चाई है कि लोन खत्म भी हो गया। तो उसमें किसी ने लीप ऑफ फेथ लगाई, बोला कि अगर खत्म हुआ है तो लोन उसने माफ किया होगा। तो उन्होंने उसमें सच्चाई दी कि हाँ, मैंने लोन लिया था, लेकिन ये तो 10 साल पहले रीपे कर दिया था उसको, और वो सच्चाई है, लोन लिया, रीपे कर दिया। अब कोई लोन तो लेना हर किसी का हक है, और बैंक का हक है कि लोन को वापस मांगना। अगर लोन रीपे कर दिया फिर तो उसमें कहेंगे वेयर इज द स्टोरी, इसमें कहानी का है। तो ये कुछ ऐसे हुआ। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा प्रीति जिंटा ने, तो जब ये खबर छपी, कांग्रेस के एक हैंडल ने, खास करके आईएनसी केरला जो हैंडल है, वो बड़ा मज़ेदार भी है और बहुत विटी है, और वो काफ़ी मज़े लेते हैं। सबसे अच्छा मैं कहूँगा पॉलिटिकल सबसे फन ट्विटर हैंडल वही है, पर उन्होंने उसको उठा लिया। लेकिन बाद में जब पता लगा कि गलती हुई है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने ये भी कह दिया कि आपके जो आपका लोन माफ हो गया, इसलिए अपने सोशल मीडिया हैंडल आपने बीजेपी आईटी सेल को दे दिए, उससे जो मर्जी छापते हैं। तो प्रीति जिंटा ने ये भी कहा कि मेरे हैंडल्स मेरे पास ही हैं। तो फिर कांग्रेस के हैंडल ने उसके रिप्लाई में कहा, जवाब में कहा कि ठीक है, हम मानते हैं अगर हमारे से गलती हुई तो वी स्टैंड करेक्टेड, वी आर सॉरी, और ये भी अच्छी बात है कि आप अपने हैंडल अपने पास रखती हैं। तो वो मामला वहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन क्योंकि फिल्म स्टार है,
फिर कुंभ भी है, फिर मोदी सरकार भी है, फिर उन्होंने कहा देश पर सबको गर्व होना चाहिए, हमारा देश बहुत आगे चल रहा है। उसमें देखिए हर किसी का तो वो व्यू नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अब भी 37% वोट ही आते हैं, तो 63% का तो कुछ और व्यू है, या जो भी हो। तो उस पचड़े में वो पड़ गई। अब क्या होता है कि सोशल मीडिया में एक बार घुस जाए तो वो बात फिर सोशल मीडिया पे घूमती रहती है। लेकिन जहाँ तक मेरा देखना है, ये मामला ख़त्म हो चुका है। उन्होंने बहुत साल पहले लोन लिया था उसी बैंक से, उसी बैंक को वापस कर दिया, तो उसमें कोई मोटिव ढूंढना, कोई उसमें वो अक्लमंदी की बात नहीं है। दूसरी बात आपने कहा जैसे ओपन डिबेट, लिबरलिज्म में ओपन डिबेट होनी चाहिए। तो जो कश्मीर फाइल्स पे बात हो रही है या छावा पे बात हो रही है, ये भी उस ओपन डिबेट का ही हिस्सा है जी। क्योंकि खास करके ऐसी फिल्में, छावा जो है वो हिस्ट्री की है, 250 साल आपको 300 साल पहले ले जाती है, वो थोड़ा उससे ज़्यादा ही। और जो कश्मीर फाइल्स है वो आपको करीब 30 साल पहले ले जाती है, जो हमारे जीवन काल में ही इतिहास हुआ है। तो इन सब में अलग अलग व्यूज़ हैं। और जब फिल्म बनती है तो फिल्म में उसका जो कहते हैं कि फिल्म में एग्जैजरेशन भी होती है, फिल्म में ड्रामेटाइजेशन भी होती है, और फिल्म में क्रिएटिव लिबर्टीज भी होती है। तो उस पर डिस्कशन, डिबेट तो होता ही है और होना ज़रूरी भी है। अब देखिए दुनिया की सबसे मशहूर हॉलीवुड की फिल्में, जो चाहे हिस्ट्री की थीम्स पे हों, चाहे लिंकन पर फिल्म हो, चाहे वो कंटेम्प्रेरी थीम्स पे हों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर है, तो इन सब में डिबेट होती है। अभी भी ओपेनहाइमर बनी, उसके ऊपर डिबेट अभी तक चली जा रही है। तो ये डिबेट चलना तो बहुत अच्छी बात है। और बताइए क्या इन्होंने पूछा था? मध्य वर्ग, मिडिल, मध्य वर्ग जो मैंने पहले कहा था कोई 5-6 हफ्ते पहले, मैं अभी उससे स्टैंड करता हूँ, क्योंकि मध्य वर्ग का बीजेपी को, हिंदू मध्य वर्ग ज़्यादातर हिंदू ही है, हिंदू मध्य वर्ग का बीजेपी को बहुत भारी समर्थन है। इसीलिए बीजेपी देखिए अभी ये पेट्रोल डीजल के दाम इतने हाई रखे हुए हैं जी। पहले भारत में इंटरेस्ट रेट हाई थे, ईएमआई अब थोड़े से बेहतर हुए हैं, तो अब आप देखें कि भारत की मार्केट्स कोलैप्स हो गए हैं, जहाँ पे सारा मध्यम वर्ग इतने दिनों से सिप्स में निवेश कर रहा है। तो इस सब चीज़ों के बावजूद जो एक रोना धोना, प्रोटेस्ट, गुस्सा होता आम तौर पे मध्यम वर्ग से, वो नहीं है। और उसका कारण यही है कि मध्यम वर्ग की मोदी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ बहुत कमिटमेंट है, और बीजेपी उसके लिए ये समझ के चलती है कि ये तो हमारे साथ ही हैं। तो कुछ उनको ऐसे लेके चलती है जैसे कि जो सो कॉल्ड, जिनको हम सेकुलर पार्टीज कहते हैं, वो सोचते हैं कि मुसलमान वोट कहाँ जाएगा, बीजेपी को तो वोट देगा नहीं, हमें ही वोट देगा, क्योंकि किसी भी तरीके से बीजेपी को हराने की कोशिश करनी है, और बीजेपी को हराने की औकात सिर्फ हमारी है। तो वो मुसलमानों के लिए भी कुछ करते नहीं हैं। ऐसे ही बीजेपी वाले भी, उनको ज़रूरत नहीं है कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ खास करें, वो सोचते हैं मेरा पक्का वोट बैंक है जी। तो अगर बीजेपी बाकियों को कहती है कि आप वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो, तो बीजेपी की भी एक वोट बैंक पॉलिटिक्स, एक तो हिंदू मुस्लिम है ही, लेकिन उसके अलावा एक ये भी बहुत ज़बरदस्त वोट बैंक पॉलिटिक्स है। वो एक सच्चाई है जिसको झुठलाना नहीं चाहिए। शेखर, अगला सवाल गौतम सिंह का है। पूछ रहे हैं कि क्या आप तमिलनाडु वर्सेस सेंटर की 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे लड़ाई का कोई प्रोडक्टिव कंक्लूजन देखते हैं? दोनों साइड्स बस ब्लेम गेम्स खेल रही हैं और ये नॉर्थ साउथ में फूट डालने का काम कर रहे हैं। देखिए ये लड़ाई 60 साल से हो रही है, ये 60 साल से हो रही है, और कोई फूट पड़ेगी नहीं। ये ड्रामा है, अभी थोड़े दिन चलेगी, खत्म हो जाएगी। फर्क सिर्फ यही है, जब पहले होती थी तब सोशल मीडिया नहीं था जी। अब सोशल मीडिया है, तो सब लोगों को बात समझ आ गई। ये तमिलनाडु का, बाकी स्टेट्स का, अब आप देखें कि हर स्टेट में इस समय हो गया है कि आप अपनी भाषा, पंजाब ने भी इशू कर दिया कि 10वीं क्लास तक सबको पंजाबी पढ़नी पड़ेगी। मैं तो स्कूल में वहीं गया, पंजाब हरियाणा में, और उस समय में जबकि हिंदी मीडियम था, तो स्कूल में हिंदी मीडियम था, इंग्लिश क्लास 6 के बाद ABC भी क्लास 6 के बाद क्लास 6 से पढ़ानी शुरू करते थे, लेकिन तब भी क्लास 6 से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था जी। तो हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश, लेकिन वो 8वीं क्लास तक था। 8वीं क्लास के बाद में फिर हिंदी और इंग्लिश, पंजाबी फिर चली गई थी, लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको पंजाबी 10वीं क्लास तक करनी पड़ेगी। पंजाबी, जो पंजाब से मेरी फेमिलियरिटी ज़्यादा है, मैं भाषा जानता भी हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ। लिखता तो मैं था, लेकिन अब इतनी प्रैक्टिस नहीं रही है, पर फिर भी लिख लेता हूँ।
मुझे आप आंख बांध के पंजाब में छोड़ दें, साइन बोर्ड सारे पंजाबी में हो तो मुझे मालूम है कहाँ जाना है, या बस आ रही है तो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन वहाँ पे पहले अकाली दल ने किया कि पंजाबी मीडियम में आप फिजिक्स में भी मास्टर्स करें और आप जो मर्जी करें, उनसे लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। अब आप देखिए कि भारत सरकार ने, नरसिम्हा राव सरकार ने, जब बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट हुआ तो लगा कि मुसलमान जो कम्युनिटी है बहुत नाराज़ है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये कहा, बहुत चीज़ें कुछ प्लान करी, उनमें से एक किया कि हैदराबाद में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी बना दी। अब वो बहुत ज़मीन है और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन सब उर्दू मीडियम है। तो अगर उर्दू मीडियम से लोग पढ़ के आएंगे तो अब उनको नौकरी कहाँ मिलेगी? तो बहुत लोग वहाँ कश्मीर से आते हैं और फिर वापस जाके कश्मीर में नौकरी करते हैं, तो ज़्यादातर सरकारी नौकरियाँ होती हैं। तो ये मॉडर्न एजुकेशन में आप अपना नेटिव लैंग्वेज, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हिंदी हो, सच्चाई ये है कि देश की हमारी जो लिंगुआ फ्रैंका है, जो बिज़नेस की भाषा है, कंप्यूटर्स की भाषा है, बैंकिंग की भाषा है, जो सब इस्तेमाल करते हैं वो इंग्लिश है। तो आप अपनी जो नेटिव भाषा है वो पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं। 3 लैंग्वेज फार्मूला इंडिया में, भारत में शुरू से है। तो हमारे यहाँ पहले कई बार संस्कृत भी होता है, उसमें नंबर भी अच्छे मिलते थे, है ना। तो लेकिन संस्कृत बोलनी तो कोई सीखा नहीं, तो 3 लैंग्वेज फार्मूला हमेशा से है। अच्छी बात हो 3rd लैंग्वेज कोई भारत के किसी दूसरे भाग की हो तो आपके लिए उसमें स्ट्रेंथ रहेगी। मान लीजिए दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में जो पढ़ रहे हैं, पंजाब छोड़े उनकी अपनी भाषा एक अलग है, लेकिन हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में पढ़ रहे हैं, उनकी 3rd लैंग्वेज अगर तमिल हो, बंगाली हो या तेलुगु हो तो सोने में सुहागा है। लेकिन बाकी एक बात, ये एक तरह की नूरा कुश्ती है कि 3rd लैंग्वेज नहीं, हिंदी ने सबको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर कोई कह रहा है तमिल ने सबको एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे कोई सोसाइटी आगे जाती है तो मेन स्ट्रीमिंग होती है और भाषाओं की भी मेन स्ट्रीमिंग होती है। अभी भी हम बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं तो हम कितने इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, जिसको हिंग्लिश भी बोलते हैं, है ना। और अभी कई तो चैनल्स भी कहते हैं हम हिंग्लिश चैनल है। तो ये और आप कोई भी भाषा देख लें, तमिल देख लें, तेलुगु देख लें, अगर लोग बोल रहे हैं तो बीच में इतने इंग्लिश के शब्द यूज करेंगे और इतने हिंदी के भी शब्द यूज करेंगे। तो कोई लैंग्वेज में अभी इतनी प्योरिटी, जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं और देश में लोग एक हिस्से से दूसरे में जाके काम कर रहे हैं, तो लैंग्वेज की इतनी प्योरिटी रहेगी भी नहीं और रहनी चाहिए भी नहीं। शेखर, अगला सवाल परिसीमन पे, डिलिमिटेशन पे है। अर्जुन मलिक बोल रहे हैं कि हम एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को बैलेंस करते हुए उन राज्यों को दंडित करने से कैसे बच सकते हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक अपनी आबादी को नियंत्रित रखा है, और डिलिमिटेशन की चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए। वो बोल रहे हैं क्या हमें यूएस के समान प्रणाली अपनाने पर विचार करना चाहिए जहाँ लोकसभा जनसंख्या के आधार पर अनुपातित रूप से या प्रोपोर्शनल रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और राज्यसभा साइज या जनसंख्या की परवाह किए बिना हर राज्य को समान रिप्रेजेंटेशन देती है। देखिए, एक आपकी बात ठीक है, ये एक सोल्यूशन है कि जैसे वहाँ सेनेट के लिए है कि फिक्स्ड है, वैसे यहाँ पर भी हो जाए। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी चेंजेस की ज़रूरत है, और अगर ऐसे हो जाएगा तो जितने पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके वो पार्टीज इनके ज़्यादा नंबर्स और रूलिंग पार्टीज जो अपने लोगों को रिवॉर्ड करते हैं, वो तो सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो वो इतना बड़ा रिफॉर्म मुझे लगता नहीं कोई करना चाहता है, और ख़ास करके रिफॉर्म तभी हो सकता है जबकि जो पार्टी बहुमत में हो वो रिफॉर्म करना चाहे। जो पार्टी बहुमत में उसको तो सिस्टम में सूट करता है, तो वो क्यों इसको रिफॉर्म करेगा। तो वो मुश्किल है, लेकिन ये मामला बहुत पेचीदा है, क्योंकि जब 1976 में इंदिरा जी ने कहा था 1971 तक हर सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद डिलिमिटेशन हुई। 1971 के बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट, जिसके बारे में अपूर्वा आपको ज़्यादा बता सकती है, 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कि एक तरह से भारत का संविधान ही एक नया लिख दिया था, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार वगैरह एक तरह से ख़त्म कर दिए थे। तो और वो 6ठे साल में हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपनी पार्लियामेंट का 1 साल सत्र बढ़ा दिया था, 1 साल उम्र बढ़ा दी थी। तो ये 5 साल की पार्लियामेंट नहीं थी, ये 6ठे साल में ये पास किया। उसमें एक चीज़ ये थी कि जो 1971 में डिलिमिटेशन होनी थी वो अभी नहीं होगी, वो 2001 की सेंसस के बाद होगी, 25 साल। और कारण उन्होंने ये दिया था जस्टिफिकेशन कि अभी तो हम सारे राज्यों को कह रहे हैं कि आप परिवार नियोजन करिए, अपनी जनसंख्या कम करिए। अगर
हम यही चलते रहेंगे कि जिसकी जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसको लोकसभा सीटें मिलेंगी, मतलब जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक, तो ये फैमिली प्लानिंग के खिलाफ जाएगा। जी। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी 2001 में जब सेंसस हुई, वाजपेयी थे, फिर 2002 में उन्होंने कहा कि अब सेंसस के रिजल्ट तो आ गए, अभी हम डिलिमिटेशन करें क्या? तो उन्होंने भी, सारे नेता थे, अक्लमंद थे, उन्होंने कहा इसको 25 साल और डिले कर देते हैं। तो 25 साल और डिले कर दिया। फिर कहा गया कि 2026 में जब सेंसस होगी, 2026 के बाद जो पहली सेंसस होगी जी। उसके बाद डिलिमिटेशन पे फैसला होगा। तो वो सेंसस होती 2031 में। तो एक तरह से उन्होंने 30 साल के लिए छुट्टी ले ली। अब बीजेपी ने क्या किया कि 2021 की सेंसस नहीं करी, क्योंकि कोविड का बहाना था, लेकिन 22 में भी नहीं करी, 23 में भी नहीं, 24 में भी नहीं, 25 में भी नहीं। अब बोल रहे 26 में करेंगे। क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पिछली अमेंडमेंट जो थी उसने कहा था 26 के बाद जो भी जनगणना हो उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन हो सकती है। जी। तो 31 तक क्यों वेट करें? तो 26 में करा लेंगे और 27 में फिर ये बवाल शुरू हो जाएगा। तो इससे एक तरह का बिल्डअप भी होगा और एक नई हेडलाइन बन जाएगी काफी दिन के लिए 2029 के चुनाव से पहले। फिर उसमें ये होगा कि देखिए, तो लोकतंत्र है, जहां आबादी है, लोग हैं, उनके पास इतनी कम सीटें हैं, तो एक डिलिमिटेशन में एक नॉर्म होता है, ब्रॉड नॉर्म होता है। वो नॉर्म नागालैंड को और अरुणाचल को अप्लाई नहीं करेगा, या अंडमान को जहाँ इतने लोग ही नहीं है, लेकिन जनरली नॉर्म होता है कि इतने लोगों के ऊपर इतनी सीट। तो जो सन 71 में हुआ था वो था 10,11,000 के ऊपर एक सीट। जी। अब जो स्थिति है वो राज्यों में बहुत वेरी करती है, सबके ज़्यादा हो गई है पर सीट जो पॉपुलेशन है, वोटर्स हैं। अब पॉपुलेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा तो है ही नहीं 2011 के बाद में, लेकिन अगर हम वोटर्स का डेटा देखें पिछले चुनाव से, तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, लेकिन उसमें औसत जो वोटर्स हैं, पॉपुलेशन ही वोटर्स पर सीट, वो करीब 20,18,000 के करीब है। और हरियाणा में देखें, वो चैंपियन है, वहाँ करीब मेरे ख्याल 21 लाख कुछ ऐसे हैं। तो और कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ 10 लाख है। तो जिनके पास अब इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई इतने लोगों में, बिहार, यूपी, सबका यही हाल है जी। उनको लगेगा कि हमारे पास सीटें बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब नई सेंसस आएगी तो उसमें मालूम पड़ेगा, ये तो हम वोटर्स का नंबर ले रहे हैं जी। तो उसमें मालूम पड़, क्योंकि वोटर्स 18 से ऊपर के होते हैं, तो उसमें मालूम पड़ेगा कि कुछ राज्यों में, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उनका पॉपुलेशन ग्रोथ ऊंचा रहा है। अभी भी उत्तर प्रदेश में कभी 2.4 है टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कितने बच्चे एक महिला अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में पैदा करेगी, 18 और 50 साल की एज के बीच में पैदा करेगी। तो अगर वो आप देखें तो यूपी में इस समय 2.4 है। इसका मतलब उसको आसानी से समझने का तरीका ये है कि 10 महिलाएं अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में 24 बच्चे पैदा करेंगी। जी। बिहार में शायद उससे ज़्यादा है, 26, 27, 28 कुछ ऐसे है। लेकिन अगर उसी को आप देखें, आप दूर मत जाए, अच्छा आप केरला देखें तो शायद 15 है, तो बिहार से हाफ हो गया। पंजाब भी देखें तो 15 है, बिहार से हाफ हो गया। जी। तो ये पिछले 30, 35, 40, 50 सालों में जब से फैमिली प्लानिंग शुरू हुआ, जिस राज्य ने फैमिली प्लानिंग किया उसके नंबर अब कम हो गए। जिस राज्य ने फैमिली प्लानिंग को नहीं इतना संभाला, वहाँ सोशल कंडीशंस भी थी, वहाँ पे उनके नंबर्स बहुत बढ़ गए। तो अगर ये लॉजिक अप्लाई करेंगे तो उनकी सीटें बढ़ जाएंगी, और जो राज्यों ने अनुशासन दिखाया, डिसिप्लिन दिखाया, उनके जो या रिस्पॉन्सिबल रहे, जिम्मेवार रहे, उनकी कम हो जाएगी। अब कश्मीर को देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर सब कहते हैं वो मुस्लिम लोगों के बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लोएस्ट है देश में, 1.4 है। केरला का भी 1.6 के करीब ऐसे चलता है, बट कश्मीर का 1.4 है। पंजाब 1.5 या 6 है। सिख, जो 3 कम्युनिटीज इंडिया में जिनका लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो सिख, जैन और बुद्धिस्ट हैं, वो 1.5 और 1.6 के बीच में है। तो ये सारी नई बातें हैं। इसका मतलब ये है कि जिसने अपने परिवार के साइज को कंट्रोल किया पिछले 50 साल में, उसकी पॉलिटिकल पावर अब कम हो जाएगी। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये भी बात है कि भाई हम लोग हैं, ये लोकतंत्र है, हमारे तो 40 लाख को एक सीट मिल रही है और तमिलनाडु के 20 लाख को या 25 लाख को एक सीट मिल रही है। तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना
मैं कहूँगा अभी भी अक्लमंदी यही होगी कि इसको फिर से डिले किया जाए जी। और फिर सोचा जाए जब थोड़ी पॉलिटिक्स हमारी कम कंट्रोवर्शियल हो और थोड़ी हमारी पॉलिटिक्स में पार्टीज में कम कड़वाहट हो। अब वो कब होगी मुझे पता नहीं, लेकिन अभी अगर ये लागू होगा तो इसके ऊपर काफ़ी बवाल मचने वाला है। शेखर, अगला सवाल तपेश मजुमदार का है। ये बोल रहे हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालत अब बेहद अस्थिर नजर आ रही है। क्या ये एक फेल्ड स्टेट बनता जा रहा है? हमारे वेस्टर्न पड़ोसी पाकिस्तान अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में भी बेहद बेहतर स्थिति में नहीं है। दोनों तरफ से विफल राज्यों का भारत पर प्रभाव वास्तव में काफ़ी चिंता का विषय है। इस फ्रजाइल स्थिति के बारे में आप बताएं। देखिए, बांग्लादेश में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन फेल्ड स्टेट तक जाना बहुत बड़ी बात है। फेल्ड स्टेट तो दुनिया में बहुत कम ही है। फेल्ड स्टेट होती है जैसे सीरिया है या सिविल वॉर हो गई, 15-20 पावर सेंटर्स हो गए, हर किसी की अपनी आर्मी हो गई। तो फेल्ड स्टेट तो एक बहुत बड़ा टेस्ट है। पाकिस्तान को भी मैं फेल्ड स्टेट के टेस्ट में नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस स्टेट में कम से कम एक आध इंस्टीट्यूशन काम करता है वो स्टेट फेल नहीं होती। पाकिस्तान में कम से कम आर्मी का कंट्रोल है, आर्मी है। बांग्लादेश में भी आर्मी है और उनके बाकी ब्यूरोक्रेसी वगैरह अभी इंटैक्ट है। बांग्लादेश की डेमोक्रेसी फेल हुई है, स्टेट अभी फेल नहीं हुई है। पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी फेल हुई है, स्टेट नहीं फेल हुई है। और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी इस समय सस्पेंडेड भी है। तो बांग्लादेश में वो समस्याएं हैं। लेकिन अभी देखिए क्या हुआ है वहाँ पे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो ऐसे चल रहे थे कि उनको कोई जल्दी थी ही नहीं कि 4-5 साल तो इसको ऐसे निकाल देंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया अल जजीरा में, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अब करेंगे, 1-1.5 साल लगेगा, एट दी आउटसाइड 4 साल। तो 4 साल ऐसे कौन सोच सकता है कि सड़क पे मैंने पावर ले ली, 4 साल में चलाए जाऊंगा? वो नहीं होने वाला। और अभी बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने एक वक्तव्य दिया है। उसने कहा कि वी आर फेड अप, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आप जल्दी फैसला करो और साल के अंत के पहले चुनाव कराओ। तो एक तरह से उन्होंने डेडलाइन दे दी है। तो समस्याएं हैं बांग्लादेश में, लेकिन फेल्ड स्टेट अभी मैं नहीं कहूँगा। फेल्ड स्टेट की डेफिनेशन ही कुछ और होती है। दुनिया में अभी अगर आप सारे में देखें, हेटी एक फेल्ड स्टेट है जो अपनी पुलिस ही नहीं बना सकते, पुलिस है ही नहीं वहाँ पे। और वो ऐसी स्टेट्स हैं, ऐसे देश हैं जहाँ से फिर लाखों के, दसियों लाख की आबादी के स्ट्रेंथ में लोग छोड़ के जा रहे हैं। हमारे यहाँ पंजाब से, गुजरात से लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो फेल्ड स्टेट्स नहीं है जी। समस्याएं हैं और लोग सोचते हैं कि सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, कनाडा में, अमेरिका में बहुत अच्छा जीवन है, जा रहे हैं। लेकिन फेल्ड स्टेट का जो टेस्ट है वो एक बहुत ऊंचा टेस्ट है। सारी दुनिया में आप ढूंढने जाएं तो इतनी फेल्ड स्टेट नहीं मिलेंगी। अभी अगर आप देखें, अफ्रीका में सोमालिया एक फेल्ड स्टेट है जी। अफगानिस्तान ऑलमोस्ट फेल्ड स्टेट है। ऑलमोस्ट कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे तालिबान कम से कम जहाँ तक सरकार है वहाँ इंटैक्ट है और तालिबान का कंट्रोल है और सेना उनके पास है और सेना उनके कंट्रोल और अनुशासन में है। तो इवन अफगानिस्तान को मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट फेल्ड स्टेट, लेकिन नॉट फेल्ड स्टेट। तो क्योंकि आपने सवाल पूछा इसलिए मैंने थोड़ा लंबा उसका जवाब दे दिया, क्योंकि फेल्ड स्टेट एक अलग चीज होती है। शेखर, अगले कुछ सवाल लेने से पहले क्रिकेट का सवाल लूंगी। विशाल कुमार यादव पूछ रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान के मैच अब हाइप डिजर्व भी करते हैं? 2000 के बाद जन्म लिया कोई व्यक्ति आखिर क्यों देखेगा ये बोरिंग, एक तरफा, ऊंची दुकान, फीकी पकवान वाला मैच? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा हाइप है। मैंने एक ट्वीट में लिखा था भारत पाकिस्तान के मैच के बाद, देखिए आपकी स्क्रीन पे भी आएगा, कि ये हाइप जो है ये टीवी चैनल्स वगैरह चला रही हैं बहुत ज़्यादा। अब पाकिस्तान में क्रिकेट में टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट के बहुत समस्याएं हैं और लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का बोर्ड ख़राब है, सिलेक्शन ख़राब है, वो क्या करें, उनका सिस्टम ही ख़राब है, लोग प्रैक्टिस कहाँ करें। ये सब बेकार की बातें हैं। टैलेंट होता है। अफगानिस्तान देखिए, उनके पास तो देश ही नहीं है, वो देश से बाहर है। और वो अफगानिस्तान टीम की हिम्मत देखिए कि वो जो झंडे के साथ खेलते हैं, तो उनका झंडा होता है और जो उनका जो राष्ट्रगान होता है वो तालिबान सरकार का नहीं है, तालिबान का झंडा भी नहीं लगाते हैं। वो जो पुराना रिपब्लिक अफगानिस्तान का जो झंडा था वो झंडा इस्तेमाल करते हैं और इधर उधर ट्रेन करते हैं। भारत में भी करते हैं, यूएई में करते हैं, दुबई में। और देखिए कितनी ज़बरदस्त टीम बना ली उन्होंने अपनी, और पाकिस्तान की टीम से फिटर लगते हैं। तो पाकिस्तान का एक डबल प्रॉब्लम है कि वहाँ पे उनका स्टार कल्चर बहुत ज़्यादा है और अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है। और तो पाकिस्तान क्रिकेट उससे सफ़र कर रही है। और भारत, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन गया क्रिकेट का, वाइट बॉल क्रिकेट में भारत किसी भी समय 2 टीमें खड़ी कर सकता है। तो एक ज़माने में होता था टूर्नामेंट में इंडिया ब्लूज, इंडिया रेड्स या कोई भी कंट्री ऐसे होता था, तो इंडिया 2 टीमें भी कर सकता है। तो किसी दिन हो सकता है पाकिस्तान इंडिया को हरा भी दे, लेकिन वो कभी कभी होगा। अब वो बीच में मैचअप नहीं है और पाकिस्तान को बहुत आगे जाना है।
वो मैचअप करने के लिए। तो मुझे लगता है जो हाइप है ये धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए। इस हाइप के साथ साथ एक और नॉनसेंस भी होती है। वो नॉनसेंस ये कि आप देखिए फुटबॉल वर्ल्ड कप में कभी वो जान के करेंगे कि एक ही ग्रुप में बड़ी बड़ी राइवलरीज हैं, जैसे अर्जेंटीना और ब्राजील की राइवलरी है, तो ये करेंगे कि हर बार फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और ब्राजील को एक ही ग्रुप में रख दें ताकि पहले भी उनका मैच हो जाए और नॉकआउट में जाए तो फिर एक और हो जाए क्योंकि पैसे भरेंगे उससे। ये एक नॉनसेंस है, बचकानापन है और आईसीसी को थोड़ा सा अक्लमंदी से काम करना चाहिए। भारत पाकिस्तान को हमेशा एक ही ग्रुप में डालना और ड्रॉ को कुछ ऐसे फिक्स करना कि उनके शायद 2 मैच हो जाएं और अगर फाइनल में पहुंच जाए तो 3 हो जाए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच से सबको पैसा मिलता है, फायदा होता है। ये नॉनसेंस अब खत्म करनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान दोनों 2 टीमें, जिसको जहां ग्रुप में होना चाहिए उसको वहां होना चाहिए। जबरदस्ती मैच कराने अब बंद कर देने चाहिए। शेखर, अगला सवाल नचिकेत दुबाले का है। बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस और राहुल गांधी को आर्थिक नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? वे इंदिरा गांधी के समय से ही सोशलिस्ट रहे हैं। भाजपा कम से कम ऊपरी तौर पर कैपिटलिस्ट और रिफॉर्म ओरिएंटेड दिखती है। क्या कांग्रेस 360 डिग्री घूमकर और अर्बन बन सकती है और रिवाइवल नीति के रूप में फ्रीबी से ज्यादा रिफॉर्म की बात कर सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपनी पॉलिटिक्स को, राजनीति को बहुत गहरी सोच के बाद नया डिजाइन करना है। वो लेफ्ट रहना चाहें, लेफ्ट से सेंटर के पास आना चाहे, वो उनका चॉइस है। उनको खुद सोचना है कि भारत में उनका वोट 20% है। 2014, 19, 21, 24 में शायद थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि वो इंडिया अलायंस में कॉन्सेंट्रेट हो गया, लेकिन तो उनको सीटें और आ गई। लेकिन बेसिकली उनका वोट 20% है। 20% के ऊपर क्यों नहीं जा रहा? अगर वो 20 से 25 जाता है तो देश की राजनीति बदल जाती है, पर क्यों नहीं जा रहा है? वो इसलिए कि वो अपनी अपील को ब्रॉड बेस नहीं कर पा रहे हैं। और आज के ज़माने में इतना सोशलिस्ट जैसा कांग्रेस अभी हो गई है, वो चलता नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं चल रहा है। सारी दुनिया में लेफ्ट इस समय हार रहा है डेमोक्रेसीज में। चाइना में तो लेफ्ट जीते गए, जैसा उनका लेफ्ट कम्युनिस्ट स्टेट है चाइना में, वियतनाम में, लेकिन लेफ्ट का अभी दुनिया में फैशन नहीं है। अगर कीर स्टारमर को भी आप देखें यूके में, तो वो भी अपनी पॉलिटिक्स को शिफ्ट कर रहे हैं क्लोजर टू द सेंटर। ये वो लेबर नहीं है जो लेबर पिछले 5-6 साल से थी यूके में। तो कांग्रेस पार्टी को ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया जैसे, भारत जैसे अर्बनाइज हो रहा है या कहीं अर्बनाइज हो रहा है कि जो गाँव हैं, छोटे कस्बे हैं, वहाँ भी जो सोच है वो थोड़ी शहरी होती जा रही है, क्योंकि हर किसी के हाथ में इंस्टाग्राम है, हर कोई रील्स बना रहा है। तो सारा भारत अब इतना रूरल अर्बन डिवाइड, गांव की शहर की दिमाग में वो नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी। तो कांग्रेस को ये सोचना कि बीजेपी शहरों में जीतेगी, गांव में हम जीतेंगे, ये बात अब ये 20 साल आउटडेटेड है, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और वही कांग्रेस पार्टी की एक समस्या है, इसीलिए उनका वोट शेयर 20% पे अड़ा हुआ है। शेखर, आज का आखिरी सवाल लूंगी डॉक्टर किरण केसी का। वो बोल रहे हैं कि क्या ट्रंप के कारण अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है? क्या ट्रंप ने बिना किसी मॉरल ग्राउंड के अमेरिका को चीन के बराबर खड़ा कर लिया है, जो कि एक सुपर पावर है जो टेरिटरी हड़पने की फिराक में है? क्या अमेरिका इतने सालों में अर्जित अपनी सारी गुडविल ट्रंप के कारण खो रहा है? आर्ट ऑफ डीलिंग तभी काम करती है जब अन्य लोग इन सभी वर्षों में, इन सभी सालों में गुडविल के कारण आप पर निर्भर रहते हैं। अब सभी देश खुद को बचाना शुरू कर देंगे और अमेरिका अपनी शक्ति खो देगा। देखिए, आपकी बात काफी हद तक ठीक है, क्योंकि ट्रंप अब बिल्कुल जैसे कोई बादशाह सलामत होते हैं कहीं के, महाराजा धीराज, वो उस तरीके से काम कर रहे हैं कि आ जाए, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो। जब देश आपस में बात करते हैं तो सॉवरेन कंट्रीज जो हैं, प्रभुसत्ता संपन्न देश, तो जब एक दूसरे को कमिटमेंट देता है तो ये सोचा जाता है कि कल को इसकी सरकार बदल गई, कोई और बदल गई, कोई और आइडियोलॉजी का आ गया, लेकिन ये जो सॉवरेन कमिटमेंट्स है वो रहेगी। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान में हुआ, कितनी सरकारें हमारी आ गई, कितनी वहाँ पे आ गई। अब स्पिरिट में किसी पाकिस्तानियों ने उसको ऑब्जर्व किया, नहीं किया, हम उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन किसी ने उसको रिजेक्ट नहीं किया। अब कल को कोई आ जाए, जैसे ट्रंप आए, पहली बात पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, पहले दिन ही उसको साइन कर दिया कि निकल गए। आपके देश ने साइन किया था, इसका मतलब आपके देश की कमिटमेंट क्या है? अगर सरकार बदलने के साथ आपके नेशनल कमिटमेंट्स बदल रही है। ऐसे ही ऐसे WHO से निकल गए, वो यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसे ही आपने दुनिया भर में जो आपके अलग अलग अरेंजमेंट थे, यूक्रेन को बोल दिया कि अगर आपको प्रोटेक्ट, पहले तो अमेरिका ने यूक्रेन को बोला कि यूक्रेन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
फौज तो यूक्रेन की लड़ी, लाखों लोग उनके मारे गए, उसके बाद अब कह रहे हो कि नहीं नहीं लेकिन जितना मैंने सामान आपको दिया था आप लड़ते रहो, उसका पैसा मुझे चाहिए, तो उसके लिए अपने आधे जो रेयर मिनरल्स हैं, रेयर खनिज, वो मुझे दे दो तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। अब हो या ना हो, मैं काफ़ी ये भी पढ़ रहा हूँ कि इतने रेयर अर्थ, रेयर मिनरल्स हैं भी नहीं यूक्रेन में, लेकिन सिर्फ अपनी बेस को बताने के लिए कि देखो मैंने अपना पैसा वसूल कर लिया। तो इन सब बातों से अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को नुकसान हो रहा है। अब ये कहने के बाद मैं ये भी कहूँगा कि वो कहते बहुत हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर करते नहीं है। जैसे कहा पैनामा कनाल को मैं ले लूँगा, जैसे ही 2 या 3 दिन में उनके स्वेरिंग इन के बाद मार्को रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है पैनामा गए, पहला देश पैनामा गए, और वहाँ जाके क्या किया, पैनामा की सरकार ने कह दिया कि हम BRI से विड्रॉ कर रहे हैं, जो चीन के साथ उन्होंने किया था, एक वो हो गया। फिर उसने कह दिया जो अमेरिका के जहाज यहाँ से जाएंगे उनसे हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे, खत्म हो गया। तो इन लोगों ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी कि हम जीत गए। तो पैनामा कनाल तो नहीं जीते लेकिन 2 विक्ट्रीज। तो ये बहुत पॉपुलिस्ट नेता हैं। ग्रीनलैंड में भी कुछ ऐसे ही होगा कि जब अमेरिका फौज भेज के अपनी ग्रीनलैंड को नहीं लेने वाला, क्योंकि वो तो फिर दुनिया इतना भी बोलते बहुत है ट्रम्प, और बोलने के ये एक तरीका है कि बोल के बहुत मैक्सिमलिस्ट डिमांड अपने यहाँ पे कर लो। दूसरा इंसान यहाँ से एकदम घबरा के यहाँ आ जाता है, बस आप अपनी जीत डिक्लेयर कर दो। अब जैसे भारत के साथ कि भारत बहुत टैरिफ करता है, तब भारत ने फटाफट कहा कि अब ट्रम्प आ गया, टैरिफ के ऊपर, टैरिफ मतलब कस्टम्स ड्यूटी, उसके ऊपर उसको बहुत झक है। तो इससे पहले कि वो भड़ास हम पे निकाले, कई चीज़ों पे बजट में ही कम कर दिया। अब बातचीत होगी और चीज़ों पे कम करते जाएंगे। तो अमेरिका फिर टैरिफ लगाए ना लगाए, तो हर जगह उनकी कोशिश यही है कि मैं कुछ कंसेशन ले लूँ, लेकिन वो कंसेशन लेने के लिए वो डिमांड अपनी यहाँ रखते हैं। कि जैसे पंजाब में लोग कहते थे कि जी अगर आपको उस ज़माना 60 के दशक का था, जबकि आपको चीनी भी कोटे से मिलती थी, हम भी राशन की लाइन में खड़े हुए, 250 ग्राम या 200 ग्राम पर हेड हर परिवार में हर हफ्ते मिलती थी। तो आप खड़े होते थे, तो आप राशन कार्ड में आपका वो 4 फैमिली मेम्बर्स, मेरा एक भाई है करके, आपको 800 ग्राम या 1 किलो चीनी मिलती थी। तो उस समय आपके घर में शादी हो तो शादी के लिए कोटा था कि लड़के की शादी हो तो इतने बोरे चीनी, लड़की की शादी हो तो इतने बोरे चीनी। फिर आप अप्लाई करते थे, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM या कलेक्टर या जो भी सिविल सप्लाईज, सब अल्टीमेटली DM के पास जाता है, वो सैंक्शन करते थे। तो एक वहाँ पे एक जोक होता था कि एक किसान गए तो उन्होंने अप्लाई किया लाइसेंस तोप के लिए, तो DM ने बुलाया, तोप कैनन है ना, आर्टिलरी। तो DM ने देखा तोप का लाइसेंस कौन अप्लाई करता है, तो बुलाया, सरदार जी है कि गल है तुसी तोप चाहिए, तोप दा लाइसेंस। कहता नहीं जी साहब बहादुर, मेरी कुड़ी दा ब्याह सी, माई डॉटर वाज गेटिंग मैरिड, तो मैं जी एक ट्रक खंड वास्ते अप्लाई किया सी, 1 ट्रक लोड ऑफ शुगर आई अप्लाइड फॉर, तो साहब बहादुर ने मैनू अद्धी बोरी दा लाइसेंस देता। तो मैंने सोचा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, पंजाबी में नहीं, इट्स बेस्ट सेड इन पंजाबी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि मैंने सब सोचा कि अगर मैंने 1 ट्रक चीनी के लिए अप्लाई किया और मुझे आधी बोरी मिली, तो अगर मैं पिस्तौल के लिए अप्लाई करूंगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं तोप के लिए अप्लाई करता हूँ, शायद मुझे एक पिस्तौल मिल जाए। तो ये कुछ ट्रम्प का तरीका भी कुछ इस तरह का ही है, क्योंकि वो एकदम इतनी बड़ी बात बोल देते हैं कि मुझको ये दे दो। अब जैसे उन्होंने वीडियो लगा दिया कि गाजा में ट्रम्प गाजा वगैरह लगेगा, ये सब शौक एंड नौ है सबको डराने के लिए कि देखो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। अगर नेतन्याहू खुद भी चाहे तो वो गाजा को ट्रम्प के हवाले नहीं कर सकते हैं, और इजिप्ट भी नहीं कर सकते हैं, और इजिप्ट करने भी नहीं देगा। तो ये सारी बातें, लेकिन वो कह ऐसे देते हैं कि उसके बाद लगे कि अरे बाबा उसने ये नहीं किया तो यही बहुत बड़ा फेवर हो गया मेरे को। तो उनका ये तरीका है। मुझे लगता है कि अब लोगों को भी इसकी आदत पड़ जाएगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हिज बार्क इज मच वर्स देन हिज बाइट। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन वो ऐसा करते रहेंगे। उनका जो आर्ट ऑफ द डील है उसमें नेगोशिएशन स्टाइल है कि मान लो इतना और इतने से के बाद बोलो मैं जीत गया। जैसे उन्होंने एक दिन कह दिया कि शनिवार तक सारे हॉस्टेज नहीं छोड़े हमास ने, तो फिर देखना क्या होगा जी। तो सारे वेट कर रहे थे। उस दिन हमास ने 3 हॉस्टेज छोड़ दिए,
और 3 के बदले इजराइल ने 398 या कुछ उनके कैदी छोड़ दिए। ये तो नॉर्मल डील हुई ना, इसमें ट्रम्प के कहने से कुछ नहीं हुआ। और 3 लोग छोड़े सिर्फ, उनमें से एक अमेरिकन था, तो उसने कहा देखा दिस इज ए विक्ट्री, अदरवाइज वो बात ही नहीं कर रहे थे किसी को छोड़ने की। अंकल आपने तो वायदा किया था कि आप सबको छुड़वा दोगे सैटरडे तक, नहीं तो पता नहीं कहर बरपा दोगे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका तरीका यही है और लोगों को भी आदत अब पढ़ने लगी है। चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। एपिसोड ख़त्म होने से पहले आप सभी से गुजारिश करूँगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो करें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।